हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन क्लास में जयप्रकाश विश्वविद्यालय भूगोल प्रतिष्ठा बीए पार्ट 2 पत्राचार इकाई 3 का एक चैप्टर प्रस्तुत है, वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था। तो इसके दोनों नाम से आप अवगत हैं, वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण वैसे देखा जाए तो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के मध्य एक कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड लेबर का विभिन्न देशों के बीच प्रवाह हो सके, मतलब एक दूसरे देश में आसानी से जा सके, जा सके। तो इस प्रकार ग्लोबलाइजेशन के 4 प्रमुख अंग हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड लेबर। इसका निर्बाध गति से आदान प्रदान। वैश्वीकरण के समर्थक विकसित देश ज़्यादा हैं। वैश्वीकरण की परिभाषा को पहले 3 अंग तक ही सीमित करने पर बल देते हैं, यानी कि जो विकसित देश हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड पूंजी, इन्हीं तीनों चीज़ों का वो समर्थन करते हैं। लेकिन विकासशील देश के जो इकोनॉमिस्ट है वो ये बोलते हैं कि संसार को ग्लोबल विलेज के रूप में कल्पित करना है तो श्रम के निर्बाध प्रवाह की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। सही बात। मतलब आप टेक्नोलॉजी लाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज लाएंगे और कैपिटल लाएंगे तो लेबर कहाँ से लाएंगे आप। इसलिए विकासशील और अविकसित देशों का कहना है कि हमारे लेबर का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मूल रूप से वैश्वीकरण का अर्थ अंतर्राष्ट्रीयकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। एक इकोनॉमिस्ट हैं जगदीश भगवती, ये कहते हैं कि आर्थिक वैश्वीकरण, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया समाविष्ट है और यह व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अल्पकालीन पूंजी प्रवाहों, श्रम तथा सामान्यतः मानव जाति के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह और प्रौद्योगिकी के प्रवाह द्वारा संपन्न किया जाता है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी कंपनियों और निगमों के आने से जो मार्ग प्रशस्त करना है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देना है और विभिन्न प्रकार के अवरोधों को हटाना है ताकि आसानी से 2 देशों के बीच कोई भी संयुक्त उद्यम स्थापित किया जा सके। इसी क्रम में एक व्यवस्था आई थी, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये सभी वैश्वीकरण से ही संबंधित थे। अब वैश्वीकरण की हम विशेषताएं देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें एक एक करके देखेंगे, 4 तरह के विशेषता हैं इसमें। वैश्वीकरण के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, मतलब इंटीग्रेट करना। गुड्स एंड सर्विसेज का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध प्रवाह होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज का विस्तार होता है। सरकार की राष्ट्रीय समष्टि आर्थिक नीतियों का क्षेत्र कम हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इसको सही कहा जाए कि गलत कहा जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ को 2 नज़रिए से देखा जाता है कि इसके पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है। तो हम देखेंगे इसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिया जाता है। तो पहला है, वैश्वीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI होगा, जिसके फलस्वरूप विकासशील देश बिना अंतर्राष्ट्रीय ऋणग्रस्तता कायम किए अपने पूंजी के विकास के लिए पूंजी प्राप्त कर सकेंगे। वैश्वीकरण से विकासशील देशों को उन्नत देशों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी स्वतः प्राप्त हो जाएगी।
वैश्वीकरण से ज्ञान का तेजी से विस्तार होता है, जिसके फलस्वरूप विकासशील देश अपने उत्पादन एवं उत्पादकता के स्तर को उन्नत कर सकते हैं। इस तरह यह उत्पादकता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर को प्राप्त करने में सहायक है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण विकासशील देशों को विकसित देशों में अपनी उपज का निर्यात करने की पहुंच का विस्तार करता है। साथ ही यह विकासशील देशों को उच्च गुणवत्ता वाली उपभोग वस्तुओं, विशेषकर चिरकालीन वस्तुओं को अपेक्षाकृत कम कीमत पर प्राप्त करने योग्य बनाता है। वैश्वीकरण से परिवहन एवं संचार की लागत कम हो जाती है, इससे प्रशुल्क भी कम हो जाते हैं तथा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में विदेशी व्यापार का भाग बढ़ जाता है। मोटा मोटी यूँ समझे कि मान लो नोकिया कंपनी है, तो वो नोकिया कंपनी भारत में आके अपना प्लांट लगाना चाहती है। तो हमारे पास इतना एडवांस मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको अपने यहाँ एक जगह देते हैं जहाँ पे वो अपना यूनिट लगा सके, प्लांट लगा सके। वहाँ से टेक्नोलॉजी ले आते हैं, वहाँ से वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं हमारे देश में, और इससे क्या होता है कि हमारे देश में जब प्रोडक्शन होगा और उसको बेचा जाएगा तो हमारे देश को कुछ न कुछ उससे टैक्स प्राप्त होगा, हमारे यहाँ के लेबर उसमें काम कर सकेंगे। तो मोटा मोटी ये चीज़ वही है कि एक देश से दूसरे देश में किस तरह से उत्पादन किया जा सके। तो कंक्लूज़न में हम ये भी कह सकते हैं कि वैश्वीकरण को विकास के लिए प्रौद्योगिकीय प्रगति तथा उत्पादकता में वृद्धि का इंजन समझा जा सकता है। यह रोजगार के विस्तार के साथ गरीबी कम करने तथा आधुनिकीकरण का तत्व बन जाता है। अब हम देखेंगे कि इसमें कई तरह के निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जिसको हम लोग शंका भरी निगाहों से देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि भारतीय उद्योगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, और जो विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की क्वालिटी में पीछे रह जाएंगे। कहने का मतलब कि यहाँ से जो देसी उद्योग है वो क्या होता है कि उतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं होते हैं, तो जो विदेशों में सामान बनते हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी से बनते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भारतीय उद्योग होगा प्रभावित होगा। जैसे आप एक सीधा उदाहरण देख लो कि खादी जो पहले भारत में पहना जाता था, बनाया जाता था, आज मिल के कॉटन कपड़ों के आगे फेल हो चुका है लगभग। और हम देखेंगे सेकंड इसमें क्या है शंका कि उद्योग बंद हो जाने की स्थिति में आ जाएंगे। सही बात है, उद्योगों को घाटा होगा, श्रमिकों में बेरोजगारी फैल जाएगी। आगे चलकर यह विदेशी कंपनियां देश का शोषण करेंगी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। इन सब से देश की आत्मनिर्भरता प्रभावित होगी। तो ये हमारे मन की शंकाएं हैं, वहम है। आलोचकों का कहना है कि कोई भी राष्ट्र विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहायता से आगे नहीं बढ़ सकता, उसे स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। विदेशी निवेश उन्हीं क्षेत्रों में होना चाहिए जहां भारतीय कंपनियां निवेश करने में सक्षम नहीं। सही बात। तो अब क्या होगा कि हमारे देश में जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको कंपटीशन के लिए तैयार रहना होगा, उनको आधुनिक होना होगा, उनको एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करना होगा। यानी कि जो जो काम विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं वो हमारे यहाँ के कंपनीज़ को भी करना होगा। लेकिन इसके लिए बहुत सारे अवरोध हैं, मतलब समस्याएं हैं, जैसे पूंजी का अभाव, श्रमिकों का विरोध। भारत में श्रमिक आधुनिकीकरण से बहुत डरते हैं। क्या है कि स्वचालित मशीन, जो ऑटोमेटिक मशीन है, कई श्रमिकों का काम एक साथ कर देती है, तो उनका छटनी हो जाता है। जैसे एक कंप्यूटर 4 लोगों के बराबर काम करता है तो 4 लोग बेकार हो जाएंगे, ऐसा वो सोचते हैं। विदेशी मुद्रा का अभाव, मतलब भारत के पास विदेशी मुद्रा भी नहीं है कि उनके बराबर वो काम कर सके। चलिए,
भारत में वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाले घटक, फैक्टर्स फॉस्टरिंग ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब देखेंगे कि भारत में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वैश्वीकरण को प्रेरित करते हैं, यानी कि ऐसा होना चाहिए। तो एडवांस टेक्नोलॉजी वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने में उन्नत प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कम लागत पर सस्ती और गुणवत्ता युक्त वस्तुओं का उत्पादन उन्नत टेक्नोलॉजी से ही संभव हो पाता है। अभी आप देख लीजिए कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से मोबाइल वहाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, और हमारे यहाँ के मोबाइल और दूसरे देशों के मोबाइल थोड़े महंगे होते हैं और उतने फीचर्स भी नहीं दे पाते हैं। इसमें जो सेकंड फैक्टर है, उदारवादी नीतियाँ, लिबरल पॉलिसीज़। विभिन्न देशों द्वारा अपनाई जाने वाली उदारवादी नीतियों से ही वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त हो सका है। इसमें नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा, यानी कंपटीशन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की यह प्रमुख विशेषता है। कंपटीशन के कारण ही कंपनियों को विदेशों में नए बाजार ढूंढने की आवश्यकता हुई। यानी कि विदेशी कंपनियों का जो मुख्य उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। नहीं तो हमारे यहाँ की कंपनी भी है जो वर्षों से है और चल रही हैं, लेकिन जैसे ही उनको लगा कि मल्टीनेशनल कंपनी ज़्यादा लाभ कमा रही है, तो ज़्यादा लाभ के लिए आपको ज़्यादा मार्केट खोजना पड़ेगा। तो आपको देश से निकल के कई देशों में अपना यूनिट लगाना होगा, प्लांट लगाना होगा, बेचना होगा और मार्केट स्थापित करना होगा। यही तो खेल है। विकासशील देशों के अनुभव। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाने वाली विकासशील अर्थव्यवस्थाएं चाइना, कोरिया, थाईलैंड, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर आदि आर्थिक विकास की ऊंची दर प्राप्त करने में सफल रही हैं। इसमें नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक एंड IMF का दबाव, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। भारत को लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाने के लिए वर्ल्ड बैंक एंड IMF भी दबाव डाल रहे थे। एंड अदर फैक्टर्स में हम लोग देखेंगे कि पूंजी बाजार का सार्वभौमिकरण होना। पूंजी बाजार में होने वाली तेज वृद्धि से राष्ट्रीय स्तर का पूंजी बाजार विश्व स्तरीय स्वरूप धारण करता जा रहा है। कंप्यूटर, इंटरनेट एवं संबद्ध तकनीक के विस्तार से सभी देश परस्पर जुड़े हुए हैं। विभिन्न देशों में उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड मार्केटिंग एक समान रूप धारण करते जा रहे हैं, यानी कंसेप्ट सबका एक ही होते जा रहा है। अब हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण हेतु उठाए गए कदम। तो इसमें जो मुख्य पॉइंट्स है, रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया, आयात उदारीकरण, विदेशी पूंजी के लिए अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया, ये सभी पॉइंट्स हैं। अब हम देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और व्यापार में क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए और विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों को घटाने के लिए और विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए GATT की स्थापना 30 अक्टूबर 1947 को हुई थी, जिसका 12 दिसंबर 1995 में नाम बदल के GATT कर दिया गया, जो पहले WTO कर दिया गया, जो पहले के GATT से अधिक शक्तिशाली था। GATT के 8वें चक्र की वार्ता, जिसे उरुग्वे दौर की वार्ता के रूप में भी जाना जाता है, के डंकल प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए अंततः 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को के मराकश नगर में GATT के 123 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना कर दी गई।
और ये WTO के मुख्यालय एवं सदस्यता के बारे में देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय गैट की ही भांति जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सदस्य देशों की संसदों द्वारा अनुमोदित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर की गई। WTO एक अस्थायी संगठन है। इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार को बढ़ावा देना, प्रभावपूर्ण मांग एवं रोजगार में व्यापक एवं प्रभावी वृद्धि करना, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना, जीवन स्तर में वृद्धि करना, पर्यावरण का संरक्षण एवं सुरक्षा करना। अब WTO के कार्य क्या हैं? व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित किसी भी मसले पर सदस्य देश के बीच विचार विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना, विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय एवं बहुवचनीय समझौतों के क्रियान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना, व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना, विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करना, विश्व आर्थिक नीति के निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से सहयोग प्राप्त करना, विश्व संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। ये क्या है, उसके कार्य हैं। अब WTO का प्रशासन, तो इसमें कई तरह के संरचनाएं हैं, जिसमें जनरल काउंसिल है, उसके बाद मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है इसमें, और डायरेक्टर जनरल होते हैं। खैर, उसमें ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है। अब हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है? तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहले भी आप लोग देख चुके हैं कि वैश्वीकरण में मुख्यतः 4 चीज़ें हैं। बेरोक टोक ट्रेड बैरियर्स को कम करना, पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह, टेक्नोलॉजी का प्रवाह, लेकिन विकासशील देशों की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रम का प्रवाह भी होना चाहिए। मोटा मोटी भूमंडलीकरण में, वैश्वीकरण में, ग्लोबलाइजेशन में यही है। पूरा विश्व ग्लोबल विलेज के रूप में ऐसी कल्पना की गई है, हो गया है। भूमंडलीकरण यूँ तो बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक रोमांटिक शब्द है, रोमांचक शब्द है। लगता है कि हाँ बहुत बड़ी चीज़ है, परंतु थोड़ा सोचने पर लगता है कि नहीं, ये वही चीज़ें हैं जो हम जब उपनिवेश थे तब भी ये सब चीज़ें होती थी। ब्रिटेन को कम विकसित देशों में जो उपनिवेश थे, बेरोक टोक वस्तुओं के निर्यात आयात के लिए सैद्धांतिक बल मिल सके। मतलब अभी जो विश्व के विकसित देशों के इकोनॉमिस्ट हैं वो चाहते हैं कि पहले वाला ही जो सिद्धांत वो कायम हो सके। यह तर्क दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण से ऐसे दोनों देशों को लाभ होगा जो व्यापार संबंध कायम करते हैं। अब वही तर्क वैश्वीकरण के समर्थक पेश कर रहे हैं। वे विकास के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन व्यापार नीति की अपेक्षा निर्यात प्रेरित विकास नीति पर ध्यान देने पर बल देते हैं। 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में साम्राज्यवादी देशों ने भी उपनिवेशिक देशों में पूंजी एवं प्रौद्योगिकी के प्रवाह को बढ़ावा देने पर बल दिया, परंतु वे उस समय शासक होने के कारण उन राज्यों को इस नीति को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकते थे। किंतु इस संबंध में उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि इस प्रकार पूंजी और प्रौद्योगिकी के प्रवाहों द्वारा साम्राज्यवादी देश उपनिवेश के संसाधनों का शोषण करने में सफल हुए और वो गरीबी के चंगुल में फंसे रहे हैं। कहने का मतलब ये कि आज ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है उसमें विकसित देश यही चाहते हैं कि मैं किसी भी छोटे और कमज़ोर देश में अपना फैक्ट्री लगाऊं, अपना माल का उत्पादन करूं और वहीं पर बेचूं, है ना। तो
कहने का मतलब ये है कि अब ये सब नहीं चलेगा। पहले जब 1947 के पहले हम गुलाम थे, तो उस समय क्या होता था कि वो अपनी मर्जी चला लेते थे, अंग्रेज जैसा चाहते थे। जैसे मान लो यहाँ के बहुत सारे कच्चे माल को इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ से तैयार माल को यहाँ पर ला के बेचते थे। इसका उदाहरण है कपास। कपास क्या करते हैं, पहले हम लोग यहीं पे खादी का वस्त्र बनाते थे, वो क्या करने लगे, कपास को यहाँ से ले गए इंग्लैंड और इंग्लैंड से कपड़े बना करके ले आए। तो इसमें क्या हुआ, हमारा ही नुकसान हुआ। खादी उद्योग चौपट हो गया, उनका उद्योग विकसित हो गया और जो खादी हमारे मार्केट में बिकता था उनके कपड़ों के सामने अब नहीं बिकने लगा। तो अभी भी जो हम लोगों के देश के अर्थशास्त्री हैं यही अनुमान लगाते हैं कि भूमंडलीकरण में, वैश्वीकरण में, ग्लोबलाइजेशन में यही होगा और यही विकसित देश चाहते हैं, मोटा मोटी यही चाहते हैं कि यही सब हो। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट, ईमेल और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो इसमें क्या हुआ कि भूमंडलीकरण का कोई विकल्प नहीं रह गया। अब यह एक वास्तविकता है, हमको चाहे ना चाहे इसको अपनाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, 1991 में व्यापार अवरोधों को समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और प्रत्येक वर्ष सरकार सीमा शुल्कों में कटौती और मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा करती रही। देखो अब इसमें क्या है, जैसे मान लो कोई सामान अमेरिका से आ रहा है तो हमारे देश में बेचने के लिए उस पर टैक्स लगाती थी हमारी सरकार कि आप हमारे देश में ला के बेचोगे तो पहले टैक्स दो। अब क्या कहता है अमेरिका कि इस टैक्स को कम करो। इसको मतलब क्या वो अपना ही देश समझ रखा है। फिर यूँ समझो कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही है कि कोई किसी भी देश में जाकर के सामान बेचे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। और देखो, भारत यदि कोई सामान अमेरिका में ले जाकर बेचना चाहता है तो वो टैक्स देगा, नहीं तो क्या करेगा, भारत का मार्केट कम हो जाएगा। तो जिसके पास पैसा है, जिसके पास पूंजी है, जो बहुत ही धनी देश है, वो तो अपनी बात को मनवा लेते हैं, लेकिन जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वो नहीं मनवा पाते हैं। तो इसमें एक शंका रह जाती है कि वैश्वीकरण में कहीं ना कहीं हमको नुकसान है, ऐसा विकासशील देश सोचते हैं। और विकसित देश ऐसी बातें करते हैं, मतलब शब्द जाल की रचना करते हैं कि ये बहुत ही उनको सपना दिखाते हैं कि बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम भी धनी हो जाओगे, मगर ऐसा होता नहीं है। मतलब बुड़बक बना करके अपना बिजनेस चलाते हैं, यही है मोटा मोटी। चलो देखते हैं अब एक एक करके। अब जब भारत मतलब 1991 से अभी देखा जाए तो 30 वर्षों से ग्लोबलाइजेशन का, भूमंडलीकरण का अनुसरण कर रहा है, तो क्या प्रभाव है पॉइंट वाइज देखेंगे। फर्स्ट, भारत का वस्तुओं एवं सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज के विश्व निर्यात में योगदान बढ़ा है। दूसरा पॉइंट है, भारत में विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है। तीसरा पॉइंट है, स्वीकृत विदेशी निवेश और वास्तविक अंतःप्रवाह के मध्य भारी अंतर हो गया है। चौथा है, निर्यात की तुलना में आयात में कहीं अधिक वृद्धि हो गई है। पांचवा है, 80 और 90 के दशक में सकल देशीय उत्पाद की वृद्धि दरें। छठा है, भूमंडलीकरण उपरांत काल यानी उसके बाद वाले समय में 1991 के बाद गरीबी कम करने की प्रक्रिया मंद पड़ गई है। सकल देशीय उत्पाद की उच्च वृद्धि दर के साथ रोजगार में गिरावट आ गई है। तो ये सभी इसके प्रभाव हैं। ग्लोबलाइजेशन को लागू करने के मतलब लगभग 20-30 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी मुख्य समस्याओं के समाधान में इच्छित परिणाम नहीं दिखाई देता है। इसलिए ग्लोबलाइजेशन की नीतियों में कैसे परिवर्तन किया जाए, इसके लिए समय आ गया है। देश को विकास करने के लिए, गरीबी बेरोजगारी दूर करने के लिए इसमें हम लोगों को फिर से सोचना जरूरी हो गया है। तो विभिन्न पहलुओं पर जो प्रभाव है, तो भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य होने के नाते इसके सभी निर्णयों का पालन करता है।
तो जो प्रभाव भारत के उद्योग पर पड़ा है देखते हैं। आयात शुल्कों को कम करके उपभोग वस्तुओं के आयात पर लगाई गई पाबंदियों को हटा के मात्रात्मक प्रतिबंध घटा करके भारत ने WTO के नियम का पालन किया है उरुग्वे दौर की संधि के अनुसार। अब देखते हैं, चूँकि भारत ईमानदारी से इस संधि का अनुकरण किया, सीमा शुल्कों को साल दर साल घटाया, वे विश्व व्यापार संगठन के प्रस्तावों की युक्ति संगत बन जाए। जैसे जैसे आयात शुल्कों द्वारा दिया गया संरक्षण धीरे धीरे हटा लिया गया, इसके नतीजे के तौर पर भारतीय उद्योग को विदेशी वस्तुओं के साथ बढ़ती हुई कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII ने, जो उद्योगों के भारत में सबसे बड़ी संस्था है, वस्तु पूंजी क्षेत्र के आयात शुल्क मुक्त स्थिति के विरुद्ध अपना मत व्यक्त किया है। यानी कि CII ने चेतावनी दिया है कि ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। न केवल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री संकट का सामना कर रहा है, बल्कि मशीन, औजार उद्योग, जेनसेट, बायलरों के उत्पादकों को भी गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। फलस्वरूप मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट के आयात द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से देश में उत्पन्न की गई वस्तुओं का प्रतिस्थापन हो रहा है। मतलब जो बाहर से सामान आ रहे हैं वो भारत में जो सामान बनाए जाते थे उसको हटा देता है और बाहर वाला ही सामान चलने लगता है। इसके नतीजे के तौर पर बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ बंद हो जा रही हैं और सस्ते आयात भारतीय उद्योग में प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण कारण बन गया है। मतलब बाहर से जो सस्ता सामान आया भारत के पारंपरिक उद्योग को नुकसान पहुंचाया है। तो इसी में हम आगे देखते हैं कि चीन द्वारा जो वस्तुएं आती हैं, जो आयात होता है, उससे भी भारतीय उद्योग पर संकट का सामना करना पड़ता है इनको, क्योंकि चीन से जो वस्तुएं हैं वो दैनिक उपभोग की और आसान वस्तुएं हैं। बैटरी सेल, घड़ी, सिगरेट, लाइटर, मोबाइल, ताला, कार, स्टीरियो, बिजली की लैंप, CD प्लेयर, खिलौने, पंखे, विद्युत के सामान, ये सब डे टू डे यूज की हैं। चीन क्या करता है, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया है और वह सही और गलत दोनों तरीके से भारत में सामानों को भेजता है। सही तो तरीका है जैसे कि वो हमारे बंदरगाह पे आया, टैक्स दिया और भारत में प्रवेश किया। गलत तरीका ये है कि नेपाल के जरिए भी कभी कभी इस प्रकार का बिना टैक्स के सामान भारत में आ जाते हैं तो सस्ते दामों पर बिकते हैं। तो ये थोड़ी सोचनीय विषय है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन का लघु स्तर इकाइयों पर भी प्रभाव पड़ा है। लघु स्तर का मतलब जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं उन पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और वो भी बंद होने लगी हैं। अब छोटा ही में देख लो, आइसक्रीम बनाना, अगरबत्ती बनाना, फूड प्रोसेसिंग, पेयजल, ये सब में भी विदेशी कंपनी आ गई है। कोको कोला और पेप्सी के आगे यहाँ का कोई भी कंपनी टिक नहीं पा रहा है। ऊपर से विकसित देशों का डबल स्टैंडर्ड, मतलब दोहरे मापदंड भी हैं। तो इस प्रकार जो ग्लोबलाइजेशन है मोटा मोटी हमारे देश के लिए, विकासशील देशों के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इस प्रकार इस चैप्टर में इतना ही। इस वीडियो को बनाने के लिए जिस पुस्तक का आधार लिया गया है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, डॉक्टर चतुर्भुज मेमोरिया, डॉक्टर BL शर्मा, और इंटरनेट का सहारा लिया गया है। आर्थिक भूगोल का मूल तत्व जगदीश सिंह काशीनाथ सिंह का भी सहारा लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।